मेरा रिश्ता कार्तिक से जैसे ही तय हुआ और मैंने कार्तिक के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे कार्तिक की कॉल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा भी कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्याल की थी। लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक न सुनी, कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्द मुझे घुल मिल भी गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी ननद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फोन आएगा और बात कर लेना। मैं झिझकते झचते से फोन उठाया था। अगली आवाज एक लड़के की थी। कहने लगा, मैं कार्तिक बात कर रहा हूं। कार्तिक कन्येक्यामो के काहा का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नजर झुकी थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल हवाल पूछा, मैंने बस जी ठीक हूं कहकर ही बात तो खत्म और छोटा किया था। लेकिन कार्तिक ने फौरन से मुझसे फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन रिया ने खींची थी। मगनी की रस्म पर मेरी ननद रिया ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींचकर ले गई थी। यह सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इसी हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही किसी को दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के कजिन्स के साथ भी ज्यादा फ्री नहीं रहते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और यह सच बात है, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी। लेकिन कार्तिक उससे बिल्कुल उलट था। जो बातें उसने मुझसे कि मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से सटपटा गई थी। भला यह भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, क्या समैया थी कि तुम्हारी माँ मुझे यह मौका देती है कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता, कसम से अगर इजाजत मिलती है तो अंगूठी पहनते हुए ही तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुने। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूं कहने पर कहने लगा, कहो ना, जानेमन तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है मेरी जान बोलती रहे और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। और उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल तो धड़क उठा कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फोन बंद कर दिया था। दिसंबर के सर्द मौसम में भी मैं 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंकाया था। इस बार मैंने फोन नहीं उठाया, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फौरन रिप्लाई आया था कि मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से जानकर नहीं थे कि मैं कार्तिक से बात कर रही हूं। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन कार्तिक ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई थी। उसके बातें कुछ ऐसी थी, 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी इन 6 महीने में मैं कार्तिक की इस टाइप की बातें और सुनो,
क्योंकि मैं अपनी घर की औरतों से यही सुना था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो चार्म होता है वह खत्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना मिलाना शुरू कर दे तो ये रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा परवान नहीं चढ़ते। शादी से पहले ही ये रिश्ते टूट जाते हैं और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं शादी से पहले कार्तिक से बातें करूं और उसे मेल मिलाप बढ़ाओ। अभी वह सिर्फ फोन पर बात कर रहा है, कल को वह मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा। और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी यहीं बैठी सब सोच रही थी कि कार्तिक अब भी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को एक ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगी थी। अगली रात उसका फिर से फोन आ गया था। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ यह सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूं नज़रअंदाज किया कि जैसे इस बात की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वह तो अपनी बेताबियां बेचैनियां बयान करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती हैं कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता था। एक बार मैंने कार्तिक से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मंगेतर, आपस में कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत पर बात करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? जाने मन फोन पर मंगेतर ऐसे ही बातें करते हैं, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा, कार्तिक आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अच्छा नहीं लगता, चलो जाने मन ना कहूं तो स्वीट हार्ट कह दिया करूंगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब कार्तिक से बात न करने के बहाने ढूंढी थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया है और वह मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात न करूं क्योंकि हमारे यहाँ ये बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ से साफ कर दूंगा कि मेरी आराधना से बात करवाओ, वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती मैं कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजर रहा हूं और अब तुमसे बात भी ना करूं। इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूं, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूं। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थीं, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा। कार्तिक की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता है घर में कोई बहाना बनाकर मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलने आ जाओ। एक बार तो कार्तिक की बात ने मुझे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरी दिल की धड़कनों को बेताब किया था। मैंने कहा, कार्तिक हर एक चीज की हद होती है, आपके अंदर जरा भी तमीज नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूं, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे बात ही जी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके अंदर संस्कार नाम को नहीं है। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा कि यह कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी भी कौन बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उंगली उठा रही हो? मैंने फोन ही गुस्से से बंद कर दिया। मैंने अब कार्तिक का फोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे कि मैं कार्तिक की यह कॉल भी रिसीव नहीं की थी। ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई। कहने लगी, हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, हमारी तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वह कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। यह सुनकर मेरी माँ परेशान हुई थी। पापा भी कहने लगे, आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई? लेकिन वह ये बात बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि यह सब कार्तिक ने कहा है। उसे जिद हो गई है और वह अपनी जिद में जल्दी शादी करना चाहता है। मेरी सास कहने लगी, कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दें।
मेरी माँ ने जब चाचा ताया से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वह लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं और उनके कुछ समस्याएं हैं तो शादी जल्दी ही कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर ली थी। उसके बाद कार्तिक की मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजरा था और मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन जब मुझे मंडप में कार्तिक के साथ बिताया गया तो मैंने देखा कि कार्तिक का मूड बहुत खराब था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपनी ससुराल पहुंची, मुझे कार्तिक के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज थी कि पहले कार्तिक जिस बेताबी से मुझे फोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसकी बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होनी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। इस तरह मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी। वह सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो सादा से कपड़ों में था। उसके बाद मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे से लगी बालकनी में चला गया। उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे में उसका इंतजार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहां बैठा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव भाव थे। मैंने कहा, कार्तिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? बड़ा रुक्खा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूं। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा कि बैठी रहो? अरे भाई, जाओ कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा। अब मैं इतनी भी बेशर्म ना थी कि अपने मुंह से यह कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूं और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूं और आज की रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो वह बड़ी बेताबियां दिखाता थे और अब। लेकिन मैं कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन यह जरूर था कि आज मेरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी तारीफ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद कार्तिक वापस आया था। मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया और मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का अपना हक वसूल किया था, लेकिन मुझे एक शब्द बोले बिना। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्द ही उठ गई थी। नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहननी, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन कार्तिक उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और नंद नाश्ता लग रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरी कान में कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं बेदली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाली थी। जिसके मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहती थी, उसने एक शब्द नहीं कहा था। सबके साथ वह हंस रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह मुझे यूं बेपरवाह था जैसे मैं हूं ही नहीं। कार्तिक की भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक करती रही, मुझे नाश्ते का पूछते रही। अच्छी आदत की मालिक थी। कार्तिक का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 8 दिन गुजर चुके थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता, बिना मुझे देख बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता। और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। वह मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं उसके लिए जैसे थी ही नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, कार्तिक, आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिल रहे थे। कहने लगा, अभी यह नहीं मालूम कि तमीज से बात कैसे की जाती है, अपनी हदों में कैसे रहा जाता है
और तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपनी लिमिट में रहकर बातें करेंगे। तमीज में रहे तो मैं वही तमीज और लिमिट सीख रहा हूं। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। फोन पर मेरी की जाने वाली बात का कितना गलत मतलब लिया था कार्तिक ने। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वह वहीं 2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे ही थे। मुझे नहीं पता मेरी बात पर कार्तिक इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता था। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफी में पहल की थी। मैंने कहा, कार्तिक आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन कार्तिक को ना तो मेरे आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माफी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं उसके कंधे पर सर रख दिया, ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी, मर्द अगर बात अपनी अना पर ले जाए तो औरत की जरा सी बात पर उसे इतनी कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने पर कार्तिक ने बुरी तरह मुझे पीछे धकेल था। कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, और तुम यूं बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्मा हया की बातें करती हो, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती थी, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी जो ठहरा। मैं अब सिसकियां से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी करने, कार्तिक बात को खत्म करें। कहने लगा, खत्म ही तो कर दी है आराधना, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी है मैं कैसी लगती हूं। कभी नहीं बताया मैं आपके लिए सजती हूं, सब्रती हूं। आप एक नज़र देखते तक नहीं है। वह कहने लगा, मेरी तारीफ 3rd क्लास टाइप की होती है, इसलिए रहने ही दो तो ज्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मजा होता है, और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और घटिया टाइप का इंसान हूं। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और 3rd क्लास लोग करते हैं। इसलिए तुमसे तो अब ट्यूशन लेना पड़ेगी कि सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं। यह कहकर वो उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और यह सोचने लगी कि मेरा दोस्त क्या था। मैं गलत थी या फिर कार्तिक गलत था, लेकिन जो कुछ भी था, मुझे कार्तिक की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में भी खाना खा चुके थे। मुलाकातें भी होती थीं। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहते कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊंगा, वहां लेकर जाऊंगा, और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। और अब मेरे जेठ कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो, वैसे भी मांगनी का नया नया खुमार होता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई थी कि कार्तिक भी अपने भैया भाभी की यही बातें देखकर वह काफी इम्प्रेस था, इसलिए ऐसे ही बातें वह मुझे भी करना चाहता था, जो मेरे लिए ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन कार्तिक मुझे उस जुर्म की सजा दे रहा था जो मेरे जानने में मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार चली गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग करी रही थी जब मेरी नज़र कार्तिक पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी एडवांस टाइप की लड़की थी। कार्तिक एक के हाथ पर हाथ मारकर यूं हंस रही थी जैसे कि बड़े आपस में अच्छे फ्रेंड्स हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी, यह तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने कार्तिक को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वह तुमसे फोन पर बात करना चाहता था,
तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लग जाता है। अब कार्तिक को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। तुम्हारी तरफ से उसका दिल खराब हो चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और यह सोचने लगी, अब मुझे मांगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी। क्या कार्तिक की सारी डिमांड में पूरी कर देती? अगर वह मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल में भी चली जाती? और शादी से पहले ही वह सब कुछ कर लेती है जो शादी के बाद किया जाता है। क्या तब मेरी जगह कार्तिक के दिल में बढ़ जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहां से घर चली आई थी। मैं सोच चुकी थी कि आज कार्तिक से फाइनल बात करूंगी। जब वह घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे। मेरी बात पर वह कुछ हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार नहीं होना इसलिए, वरना अपनी क्लास पहले से बात ही करता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की यह गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शर्मा हया का पाठ पढ़कर वहाँ भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफिजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी पर मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो किरची किरची हो जाती है और उसकी चुभन जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वह गलत है। मैं भी गलत थी जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छुपा के रखती रही, सिर्फ इसलिए कि मैं यह समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप है, कार्तिक लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, आप स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, यहाँ तक के मंगनी के बाद की लाइफ को भी जो मैंने आपकी ख़राब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में लड़कों से हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी, अपना आप छुपाने के बजाय दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते हैं जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं एंजॉय कर लेती और मुझे उनसे हर किस्म की बात करने की आदत होती। तो शायद मैं मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंसकर जवाब देती, मांगने से पहले ही अपने श्रम ताप पर रखकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना दी होती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। यह कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑन ऑफ कर दिया। लेकिन कार्तिक की साइड का लैंप जल रहा था। वह बेड के क्राउन से टेक लगे ना जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन कार्तिक के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर मिलने के लिए आ गए। मैंने जब यह देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकली और खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस ही पहना था। खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े फ्रेंडली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर मैंने कार्तिक के साथ उसके तमाम क्लास फेलोज का अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह जानकार थी। वह तो सब मुझे देखकर ही कुछ देर के लिए आंखें झपकना भूल गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जान कार्तिक के निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए कार्तिक के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों से? कार्तिक को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैया की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चले कोई बात नहीं, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं कार्तिक की वाइफ हूँ। मेरा यह अंदाज कार्तिक के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफ में शुरू कर दी। कार्तिक का चेहरा यह सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था और उसका यह चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक से उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैं चाय भी एक एक को दी थी।
हंस हंस कर उनसे बातें भी कर रही थी। कार्तिक बिल्कुल खामोश था। मुझे गजब नाक नजरों से घुर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, कार्तिक ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से फेंका। कहाँ लगा? ये क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने यूं इस तरह के कपड़े पहनने की और इतना ज्यादा फ्री होने की? एक से बढ़कर एक बदतमीज टाइप के लोग हैं। वो खबरदार जो आगे से उनके सामने यूं तैयार होकर गई तो मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों ना उनके सामने तैयार होकर जाऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी दिन से तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ की है। यह सुनना था कि कार्तिक का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पड़कर उसने बुरी तरह से मुझे भी झिझोड़कर रख दिया था। मेरी पत्नी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर के भी देखा तो जान ले लूंगा उनकी। बहुत शौक है तुमने तैयार होने का, तो मेरे लिए हुआ करो समझी। खबरदार जो किसी गैर के सामने यूं तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों कार्तिक? आपके नज़दीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लास फेलो अहमियत रखती है। मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा सोध हुआ था। कहाँ लगा बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वह कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय में ऐसे ही फ़ोन पर बात करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी ऐसा ही शौक होने लगा था कि जब मेरी मांगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने... बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी। मेरी जेठानी के वही तने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वह तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई? पहले जितना बेचैन रहते थे, अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? मेरे जेठ का रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं। हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारी यह चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत ही नहीं की जो मंगनी में क्या करते थे। वह कहने लगे, शादी से पहले सब कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नजर ही नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब यह फिजूल की बहस छोड़ो, समझ आई? लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आने वाली आवाज सुनकर कार्तिक को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी। कुछ चीज अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान लेते, हद से ज्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वह रहनी चाहिए तो अच्छी बात है। कार्तिक ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ की थी। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले गंदगी फैली हो लेकिन वह खुद को गंदगी नहीं लगने देता। कार्तिक फैली हो लेकिन वह खुद को गंदगी नहीं लगने देता। कार्तिक की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में सुकून उतर गया था कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया था और इसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरी जिंदगी मिल रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।